हेलो दोस्तों। इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर इस देश में पैसा बनाने के सबसे पुराने और सबसे डिपेंडेबल तरीकों में से एक है। इन कंपनीज ने रिसेशंस, डिमोनेटाइजेशन और यहाँ तक कि पैंडेमिक के दौरान भी कंटिन्यूसली कैश जनरेट करते हुए कंपाउंड किया है। मार्केट ने उस कंसिस्टेंसी को एफएमसीजी कंपनीज को हमारी इकोनॉमी के बाकी सेक्टर से प्रीमियम पर वैल्यू करके रिवॉर्ड भी किया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा क्लियर है वो है उनका मोट। मोट एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी कंपनी को उसके राइवल से आगे रहने और अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और कई डेकेड से कुछ एफएमसीजी कंपनीज ने अपने आसपास स्ट्रॉन्ग मोट्स बिल्ड किए। अब हम एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, हम बस बिजनेसेस के क्यूरियस ऑब्जर्वर्स हैं। पर जो भी हमने आज तक पढ़ा है उससे एफएमसीजी मोट हमेशा एक ही चीज रही है, कंज्यूमर्स बढ़ाना। और ऐसा करने के दो रास्ते हैं, उनके घरों तक पहुंचना या उनके दिमाग तक पहुंचना। उनके घर तक पहुंचने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। सालों तक इसका मतलब मोस्टली किराना दुकानों में प्रेजेंट होना था। उनके दिमाग में घुसने का मतलब था ब्रांडिंग, मेमोरेबल टीवी एड्स, कैची जिंगल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें लोग खरीदना चाहें। बाकी सब कुछ इन्हीं दो गोल्स को अचीव करने के लिए था। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आर्ग्यू करती है कि ये मोट शायद बदल रहा है। इस रिपोर्ट का टाइटल तक द ग्रेट मोट रीसेट है। ये एक बोल्ड क्लेम है। एफएमसीजी इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है और इस तरह की इंडस्ट्रीज रेयरली ही ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं। पर हमें लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग है और इसे समझने का सबसे इजी रास्ता उसी क्वेश्चन पर वापस जाना है जिसने हमारे हिसाब से हमेशा इस इंडस्ट्री को डिफाइन किया है। आप कस्टमर कैसे बढ़ाते हैं? इस सब को एक मेंटल मॉडल की तरह सोचना, कोई प्रेडिक्शन जैसे नहीं। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को ही एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर्स और इनके प्रेफरेंसेस में आ रहे चेंजेस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम एफएमसीजी इंडस्ट्री में चल रहे एक्विजिशन वेव के बारे में समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्विक कॉमर्स का क्या रोल है और एंड में हम इस इंडस्ट्री में डेटा का रोल भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफएमसीजी इंडस्ट्री के कस्टमर्स के बारे में समझते हैं। इंडियन कंजम्पशन के बारे में लगभग हर प्रोजेक्शन सेम डेमोग्राफिक ट्रेंड पर ही डिपेंड करती है कि मिलेनियल्स और जेन जी कंट्री के डोमिनेंट कंज्यूमर्स बन रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली वो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का एक बड़ा शेयर बनाएंगे। डेकेड के एंड तक इन दो जनरेशन से इंडिया के टोटल कंज्यूमर्स में लगभग 75% शेयर एक्सपेक्टेड है। इसके बाद का ज्यादातर पार्ट कैजुअल ऑब्जर्वेशन है, पर यह जनरेशन अलग बिहेव करती है। वो अलग प्रोडक्ट्स चाहते हैं, अलग तरीके से खरीदारी करते हैं और अलग चीजों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ये उन लेगेसी एफएमसीजी कंपनीज के लिए एक चैलेंज है जिन्होंने एक एकदम अलग कस्टमर को समझने में कई डेकेड्स बिताए थे। ये उस क्वेश्चन के आंसर को भी बदल देता है जो हमने पहले पूछा था, आप कस्टमर को कैसे बढ़ाते हो? आंसर का एक पार्ट इसमें है कि आप क्या बेचते हो। एफएमसीजी के ज्यादातर हिस्ट्री में कंपनीज ने एक पूरी कैटेगरीज के लिए प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं। एचएल के पास क्लिनिक प्लस था, पीएनजी के पास हेड एंड शोल्डर्स था। ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ब्रॉड हेयर केयर मार्केट को सर्व करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसमें पैंटीन और ट्रेस्मे जैसे लाइन एक्सटेंशंस रास्ते में कुछ गैप्स फिल करते थे। लेकिन रिपोर्ट आर्ग्यू करता है कि ये प्लेबुक अब ब्रेक डाउन हो रहा है। आज का कस्टमर हर किसी के लिए बनाए प्रोडक्ट्स नहीं चाहता, वो अपने लिए बनाए प्रोडक्ट्स चाहता है। वो सिर्फ एक शैम्पू नहीं चाहते, वो कलर्ड हेयर के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू चाहते हैं। मतलब एक बड़ी कैटेगरी बहुत सारे स्मॉलर नीड्स में या रिपोर्ट के हिसाब से पार्टीशंस में स्प्लिट हो रही है। हर किसी को सर्व करने वाले एक प्रोडक्ट के बजाय हर नीड को अपना खुद का प्रोडक्ट मिलता है। वैसे इस बात का कुछ एविडेंस है कि ये पहले से ही हो रहा है। ब्रॉड मास मार्केट कैटेगरीज अब स्लो हो रही हैं, जबकि फोकस ब्रांड्स उनके मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर मिलाक्सिन, एक साउथ कोरियन स्किन केयर लेबल जो अभी रिलायंस के टीरा प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया में लॉन्च हुआ है। ये स्किन केयर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये पिगमेंटेशन, टेक्सचर और फर्मनेस जैसे स्पेसिफिक कंसर्न्स के लिए क्लिनिकली पोजिशन प्रोडक्ट सेल करता है। यहाँ पर लीडर्स मार्केट शेयर खो रहे हैं। उनका ओवरऑल मार्केट शेयर अभी भी इंटैक्ट लग सकता है, पर इंक्रीमेंटल कस्टमर मतलब यंग, अर्बन, फर्स्ट टाइम बायर इन फोकस ब्रांड्स को ज्यादा चूज कर रहा है। मतलब न्यू इंडस्ट्री ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा चैलेंजर्स को मिल रहा है, लीडर्स को नहीं। तो ऐसे में एक 100-year-old एफएमसीजी जायंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है? इसके पास दो चॉइसेस हैं। ये एक नीश ब्रांड खुद से बना सकता है, पर वो स्लो है और अक्सर इसके स्केल के इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाता है, या ये एक एग्जिस्टिंग ब्रांड को खरीद सकता है। फास्टर रूट खरीदने का है और पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े नेम्स ने उन्हीं फोकस्ड डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स की शॉपिंग की है जिसे नए कस्टमर्स पसंद करते हैं।
HCL ने मिनिमलिस्ट को अक्वायर किया, जो नायासिनामाइड सीरम्स और साइसिलिक एसिड क्लेंजर्स जैसे इंग्रेडिएंट लेड स्किन केयर पे फोकस्ड ब्रांड है। ये उन मास मार्केट ब्यूटी ब्रांड्स जैसे पॉन्ड्स या ग्लो एंड लवली से काफी अलग है, जो इसने डेकेड्स में बिल्ड किए थे। मारिको ने पिछले कुछ सालों में बियर्डो, जस्ट हर्ब्स, प्लिक्स और कॉस्मिक्स जैसे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स को अक्वायर और बैक करने में खर्चा किया है, जिसमें से हर एक इसके ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो के मुकाबले काफी नैरो कंज्यूमर नीड को केटर करता है। इनमें से ज्यादातर ऑनलाइन शुरू हुए, इनका मार्केटिंग अलग था, ये स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को टारगेट करते थे और इन्होंने सुपरमार्केट शेल्फ्स पर पहुंचने से पहले ही लॉयल कम्युनिटीज बिल्ड की थी। इसलिए उन्हें खरीदना बिल्ड करने से ज्यादा सही लगता है। मारिको कॉस्मिक्स से कंपीट करने के लिए अपना खुद का वेलनेस न्यूट्रिशन ब्रांड लॉन्च कर सकता था, पर एक लेगेसी एफएमसीजी कंपनी को उसकी क्रेडिबिलिटी, कम्युनिटी और आइडेंटिटी को क्रिएट करने में स्ट्रगल करना पड़ता, जो कॉस्मिक्स ने अपनी ऑडियंस के साथ पहले ही बिल्ड कर लिया था। ऑफ कोर्स ब्रांड्स खरीदना सस्ता नहीं है, और ये हमें अगले क्वेश्चन में लाता है, ये गेम खेल कौन रहा है और क्या ये एक्चुअली इसे अफोर्ड कर सकते हैं? बैलेंस शीट इसका आंसर देती है। आईटीसी सेक्टर में सबसे बड़े कैश पाइल पर बैठा है। डाबर के पास अपने साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कैश रिजर्व है। एचयूएल के पास भी एक कंफर्टेबल वॉर चेस्ट है। दूसरे एंड पर गोदरेज कंज्यूमर और गोपाल स्नैक्स नेट डेट में है। किसी भी मीनिंगफुल एक्विजिशन के लिए उन्हें शायद बोरो करना पड़ेगा। पर कैश होना सिर्फ एक पार्ट है, ये स्पेंड करने की एबिलिटी दिखाता है, पर इंटेंशन नहीं। जैसे ब्रिटानिया ने एक्विजिशन चेज करने के बजाय डिविडेंड्स के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में पैसे वापस करना प्रेफर किया है। ऑन एवरेज उनके प्रॉफिट्स का 80% पिछले 5 साल में शेयर होल्डर्स को वापस दिया गया है, जो एक एवरेज एफएमसीजी कंपनी के दिए गए अमाउंट से ज्यादा है। यहां तक कि मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा, जो न्यू एज ग्रोथ के लिए सेक्टर का पोस्टर चाइल्ड है, इसने एक स्ट्रॉन्ग रन के बाद इस साल अपना पहला डिविडेंड डिक्लेयर किया। ड्राई पाउडर या कैपिटल को अनयूज छोड़ना एक चॉइस है। हम यहाँ अपना एक कंडीशन ऐड करेंगे, एफएमसीजी में ग्रोथ खरीदना ट्रिकी है। इंडस्ट्री की हिस्ट्री ऐसी एक्सपेंसिव डील से भरी पड़ी है जो पेपर पर सेंसिबल लगते थे पर फ्यूचर में फेल हो गए। एचसीएल का हॉर्लिक्स और बूस्ट का रफली 3000 करोड़ रुपीस का परचेज एक अच्छा एग्जाम्पल है। डील का एम एचसीएल को हेल्थ फूड ड्रिंक्स में एक स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड देना था, पर कैटेगरी खुद पहले से ही मोमेंटम लूज कर रही थी और उसी सेम टाइम पर हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे प्रोडक्ट्स इस बात पर ग्रोइंग स्क्रूटिनी फेस कर रहे थे कि वो एक्चुअली कितने हेल्दी थे। एचसीएल को इवेंचुअली पुराने हेल्थ फूड ड्रिंक्स लेबल से हटना पड़ा और उन्हें फंक्शनल एंड न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स जैसे रीक्लासिफाई करना पड़ा, जो ये दिखाता है कि यहाँ विनर्स प्रोबेबली वो नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, बल्कि वो होंगे जो मारिको की तरह बाय करते हैं धीरे, सस्ते में और ट्रेंड के पास, एक बड़ा चेक देने की बजाय। एफएमसीजी कंसोलिडेटेड ब्रांड्स और फ्रैगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया हुआ करती थी, जहां लाखों छोटी दुकानों के थ्रू कुछ जाइंट लेबल्स पुश किए जाते थे। लेकिन ये अरेंजमेंट बदल रहा है। ब्रांड्स नीश लेबल्स में फैल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्लेटफॉर्म्स में जमा हो रहा है, और सबसे फास्ट कंसोलिडेट होने वाला प्लेटफॉर्म क्विक कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स नॉवेल्टी से निकलकर एफएमसीजी में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स चैनल बन गया है, और कई बड़ी कंपनीज के लिए ये अब ऑनलाइन सेल्स का 75% तक ड्राइव करता है। इस चैनल की इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए नई है। जैसे कैलकुलेशंस के हिसाब से एक किराना दुकान पर स्क्वायर फुट साल का लगभग 15,000 रुपीज का रेवेन्यू कमाता है, पर एक डार्क स्टोर 1.23 लाख रुपीज के आसपास कमाता है। एक किराना लगभग 600 आइटम स्टॉक करता है, एक डार्क स्टोर 15,000 आइटम्स कैरी करता है। मतलब क्विक कॉमर्स ब्रांड्स को बहुत कम इनकन्वीनियंस पर कहीं ज्यादा वॉल्यूम देता है। अब ये मत भूलिए कि किरानास अभी भी इंडियन ग्रोसरी के मेजॉरिटी के लिए अकाउंट करते हैं, तो किराना की रीच का पुराना मोट गया नहीं है, पर ये क्विक कॉमर्स से चैलेंज हो रहा है। और ब्रांड्स के लिए इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं, पावर उनकी तरफ जाने लगी है। एक किराना शॉप ऑपरेटर जैसे आप बड़े ब्रांड्स का उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोई नेगोशिएटिंग पावर रखने के लिए बहुत छोटे होते हो, पर क्विक कॉमर्स के साथ ऐसा नहीं है। क्विक कॉमर्स कंपनीज अब एफएमसीजी के साथ वही कर रही हैं जो कभी सिर्फ सबसे बड़े मॉडर्न रिटेल चेन्स जैसे डीमार्ट और रिलायंस रिटेल कर सकते थे। वो अब टर्म्स डिक्टेट कर रही हैं। वो हायर मार्जिन्स और बड़े मार्केटिंग बजट्स डिमांड कर रही हैं। इस चैनल के थ्रू सेल करने की कॉस्ट एक साल में लगभग 20% बढ़ी है, और फेस्टिवल्स और वीकेंड्स के टाइम में 40% तक बढ़ी है। ये चिंता का कारण है, क्योंकि ब्रांड्स इस नई रीच को कंट्रोल नहीं करते, ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में है। एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी है, हर एफएमसीजी प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स मॉडल में फिट नहीं होता। कुछ परचेजेस अर्जेंट या इंपल्सिव होते हैं, बाकी मंथली ग्रोसरी रन तक वेट कर सकते हैं। पर अगर क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री की इंक्रीमेंटल ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा ड्राइव करना कंटिन्यू रखता है, तो ब्रांड्स के पास इन प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिजाइन करने का ज्यादा इंसेंटिव होगा।
मतलब छोटे पैक साइजेस, इम्पल्स फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और ऐसे फॉर्मेट्स जो 10 मिनट डिलीवरी एक्सपीरियंस को सूट करें। और यही हमें वापस उसी क्वेश्चन पर लाता है, अगर प्लेटफॉर्म शेल्फ, सर्च बार और कस्टमर डेटा को ओन करता है तो ब्रांड का नया मोट एग्जैक्टली है क्या? रुको बताता हूं। ये हमें इंडस्ट्री के नए फेवरेट बज़वर्ड पर लाता है, डेटा। हर बार जब कोई कस्टमर ऑनलाइन शॉप करता है तो वो एक डिजिटल ट्रेल छोड़ता है। उन्होंने क्या सर्च किया, कौन से प्रोडक्ट शो हुए, उन्होंने किस पर क्लिक किया, उन्होंने फाइनली क्या खरीदा। पूरी परचेस जर्नी डेटा जैसे कैप्चर हो जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो एक किराना स्टोर कभी ऑफर नहीं कर सकता था। वो डेटा बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। जो कंपनीज इसे इमर्जिंग कंज्यूमर नीड स्पॉट करने, सही प्रोडक्ट्स बिल्ड करने और उन्हें सही तरीके से पिच करने के लिए यूज कर सकती हैं, उनके पास एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। होनासा जैसे न्यू एज ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट यही ट्राई करने के लिए एआई सिस्टम्स बिल्ड किए हैं। पर हम इस डेटा इज द न्यू मोड को पूरे थीसिस का सबसे डिबेटेबल पार्ट जैसे ट्रीट करेंगे। अभी तक इस बात का एविडेंस वीक है कि ये एक सीरियस एडवांटेज बनाता है। होनासा के एआई सिस्टम्स को ही ले लीजिए। उनका एम ये प्रेडिक्ट करना है कि रियल मनी स्पेंड करने से पहले कौन से प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मैसेजेस काम करेंगे। पर रिपोर्ट खुद दिखाती है कि एआई से सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट्स 5% से कम सक्सीड हुए। एक और केस स्टडी में एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस ने कन्वर्जन रेट्स को 88 से 90% इंप्रूव किया। ये शायद यूजफुल है पर गेम चेंजिंग नहीं है। एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है। आज के कस्टमर के बारे में सबसे रिचेस्ट डेटा, मतलब उन्होंने क्या सर्च किया, क्या स्किप किया, लेट नाइट में क्या खरीदा, ये ब्रांड्स के पास नहीं है, ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का है। तो अगर डेटा सही में अगला मोट है तो ऐसा हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म साइड पर बिल्ड हो रहा हो और ब्रांड साइड पर नहीं। और ये सब कुछ मतलब नए प्रोडक्ट्स, एक्विजिशंस, 10 मिनट शेल्स, इनका कॉस्ट होता है। तो ये पूछना भी फेयर है कि क्या ये रीसेट प्रॉफिटेबल है या बस महंगा। ये कहना मुश्किल है। अभी के लिए मार्जिन्स प्रेशर में है, पर इसका ज्यादातर पार्ट स्ट्रक्चरल नहीं साइक्लिकल लगता है। एक बड़ा रीजन हायर इनपुट कॉस्ट्स हैं। की रॉ मटेरियल्स जैसे पाम ऑयल और क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। पाम ऑयल खास करके ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करने के बजाय बायोडीजल बनाने के लिए अपने खुद के प्रोडक्शन का ज्यादा यूज कर रहा है। और क्योंकि इंडिया अपने पाम ऑयल का एक बड़ा शेयर इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया से कम एक्सपोर्ट्स का मतलब इंडिया में एफएमसीजी कंपनीज के लिए हायर प्राइसेस। सेक्टर को जीएसटी रेट चेंजेस जैसे वन ऑफ डिस्ट्रप्शन से भी डील करना पड़ा है, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में डिमांड और इन्वेंट्री को टेम्पररीली अफेक्ट किया क्योंकि रिटेलर्स ने परचेजेस एडजस्ट किए। तो जबकि मार्जिन्स अभी वीक लग सकते हैं, हो सकता है कि इस प्रेशर का ज्यादातर पार्ट टेम्पररी कॉस्ट और पॉलिसी हेडविंड से आया हो, बिजनेस की इकोनॉमिक्स में परमानेंट डिटीरियोरेशन से नहीं। पर कॉस्ट प्रेशर्स के ऑपोजिट अगर कोई एक रास्ता है जिससे मोट रीसेट इवेंचुअली नंबर्स में शो अप कर सकता है तो वो प्रीमियमाइजेशन के थ्रू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये शिफ्ट वैल्यू क्रिएट करेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।